नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जमींदारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीडी अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आपका स्वागत आमने सामने में। नमस्कार। अभी तो आने वाले बजट की वजह से मेरे ख्याल से कुछ ग्वार के भाव भी कम हो गए हैं, काफी उथल पुथल रही। फरवरी में कुछ सुनने को सुनाई दिया कि भाई अभी तो ग्वारगम में नुकसान हो रहा है, पर अभी कुछ दिनों से आ रहा है कि नहीं भाई फायदा हो रहा है। क्या स्थिति है? देखो, जो ग्वारगम के ऊपर 22% सब्सिडी थी जो एक्सपोर्ट के ऊपर मिलती थी जी, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है, तो वो सब्सिडी उन्होंने खत्म कर दी, जिससे ग्वार के भाव 1200 रुपये नीचे आए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक नीति किसान के पक्ष में नहीं करेगी तब तक कोई भी व्यापार नहीं चल सकता। इसी प्रकार इन्होंने कॉटन पे सब्सिडी हटा दी। इसी प्रकार जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी थी उनके ऊपर जो एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी थी वो सब उन्होंने खत्म कर दी। तो अभी क्या कारण है इसका? आपको क्या लगता है कि क्यों करते देखो, हैं ऐसे? ये जो कारण कि भाई है, एक्सपोर्ट ना करें, अपने देश में यूज हो, ऐसा कुछ है? देखो, ये आपको पता है कि हर महीने एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है भारत सरकार का। उसके बावजूद मैं इसको ये मानता हूं कि भी मोदी सरकार के अंदर कोई भी नीति निर्धारित करने के लिए कोई भी अच्छी समझ का आदमी नहीं है। एक ले दे करके हमारे वित्त मंत्री जी हैं, उसके बाद में कोई टीम वर्क नहीं है इनके पास। मोदी जी भाषण में विश्वास रखते हैं, अमित शाह भाषण में विश्वास रखते हैं, और जो लर्नेड आदमियों का बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी कमी है। देश को चलाने के लिए जब तक आप एक अर्थशास्त्र को लेके नहीं चलेंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। जिसकी बीजेपी के अंदर तो अब आदमी नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि जिन्होंने बीजेपी को चालू किया वो लोग ही नहीं है। अब नए लोग आए, उनको पता ही नहीं है। अब जेटली जी हैं अकेले, मात्र एक जेटली जी भी चुनाव हारे हुए हैं, इनका पब्लिक फेस नहीं है। जेटली जी को बैकडोर से लेके आए। इकोनॉमिक पॉलिसी तो देख ही रहे हैं ना, देखो, फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश के। आज अगर जेटली जी आके स्टैच्यू सर्कल पे भाषण देने लगे तो 2 आदमी उसके भाषण को नहीं सुनेंगे। ठीक है, ये बात मैं मानता हूं, मोदी जी को सुनेंगे, परंतु मोदी जी के अंदर आज। चलिए एक काम करते हैं जी, पहले एक बार मैं जेटली जी के बजट के बारे में भी आपसे बात करूंगी, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि प्रो रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्र के लिए और किसान के लिए अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जी थोड़ी सी गंगानगर की। गंगानगर हनुमानगढ़ में अभी पिछले दिनों में खूब ओलावृष्टि हुई है और फसलों का भारी नुकसान हुआ। आज इतनी ओलावृष्टि हुई है कि पूरा किसान वर्ग पहले से बर्बाद था, आज बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। 100% नुकसान। सरसों की फसल लहला रही थी, गेहूं की फसल लहला रही थी, सारी खत्म है। आज किसान की हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि किसान को मरने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। और जितनी भी आप देखो, मोदी जी ने जब इलेक्शन के दौरान में कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, अभी ये कह दिया कि 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करूंगा। कहने का मतलब क्या है कि 2019 में फिर मेरे को जिताओ और मेरे को फिर जेल लो। कहा गया कि जी करीब 35,984 करोड़ रुपए फार्मर्स के वेलफेयर के लिए एलोकेट करे हैं इस वाले बजट में, और जिसके अंदर की भी डेडिकेटेड इरिगेशन फंड है इसके साथ। इसके अलावा 20,000 करोड़ अंडर नाबार्ड। तो आपको लगता है कि जब ये किसानों तक ये वाला जो ये पूरा अमाउंट पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं हम एक सुधार देखेंगे? देखो, 20,000 करोड़ की बात कर रहे हो आप इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। जो योजना बात तो कर रहे हैं नदियों को जोड़ने की। 2004 के अंदर जब सुरेश प्रभु जी के टास्क फोर्स के वो अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया था, जो अब बढ़ के वो 10 लाख करोड़ का हो चुका है। नहीं, लेकिन ये तो जी नाबार्ड बैंक के अंडर एक स्पेशल इरिगेशन स्कीम के लिए अलग पैसा है। देखो, ये जो पैसा इरिगेशन कैसे बढ़ेगी, इससे इरिगेशन बढ़ने नक्शे तो जरूर बन जाएंगे। 20,000 करोड़ से नक्शे बनेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। किसान के लिए जब तक 10 से 15 लाख करोड़ रुपए नहीं दिए जाएंगे, 38,000 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा है, और
38,000 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला। आज अभी जो हम लोग नरेगा की अगर बात करते हैं कि पहले हमारी इस पे नरेगा पे पहले भी चर्चा हुई है आपसे आमने सामने में, तो अब नरेगा के लिए भी करीब मेरे ख्याल से 38,500 करोड़ अभी एलोकेट करे हैं और इसको कह रहे हैं कि इसको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करके, आपको लगता है कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में जो आम आदमी है उसकी कहीं ना कहीं स्थिति में सुधार होगा? ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बजट एक ऐसी चीज है जो कि हम में से बहुत सारे आम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जो नरेगा वाला पॉइंट का मैं ब्रेक से पहले आपसे प्रश्न कर रही थी कि जी जो एलोकेशन कह रहे हैं भाई रुपीज 38,500 करोड़ रुपीस नरेगा के लिए अलॉट करें, इससे ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं सुधार होगा? 38,500 करोड़ रुपए जो ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उससे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, ये सही है, परंतु वो इफेक्टिवली योजना ही लागू नहीं है। वो योजना कब आज पूरी बंद है, फूड खाद्य सुरक्षा बंद पड़ी है और लोगों को काम नहीं है। आज 38,500 करोड़ रुपए देके अगर ये योजना चालू करते हैं इफेक्टिवली, इस योजना का आज लाखों चूल्हे इस योजना के तहत जलते थे, आज बिल्कुल ये योजना ध्वस्त है। जेटली जी ने अपने बजट में अपने एक ई प्लेटफॉर्म का जिक्र किया है जिसके अंदर की यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट होगी, तो मिडिलमैन हटेगा, कहीं ना कहीं इससे हमारे किसानों को फायदा होगा? देखो, किसान को तो कोई फायदा किसी भी स्कीम का होने वाला नहीं है। जिस प्रकार किसी भी स्कीम का होने वाला नहीं, इनसे कोई नहीं होने वाला। किसान को सीधी बात दो ही है कि किसान के लिए जब तक सही बात पे नहीं आएगी सरकार, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और क्या है जी सही बात? सही बात यह है कि मोदी जी ने ये कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट को मैं लागू करूंगा। वो रिपोर्ट आज तक रिसिंड नहीं हुई है। उस रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया जा रहा? उस रिपोर्ट के बल पे कांग्रेस ने वोट बटोरे, उस रिपोर्ट के बल पे मोदी जी ने वोट बटोरे और आज उस रिपोर्ट का कोई नाम लेने वाला नहीं है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर यह बात कही गई है कि जो किसान की लागत मूल्य का 50% लाभ दिया जाएगा, और अब मोदी जी कहते हैं मैं 2022 में दूंगा, तो 2022 तक लोग जिएंगे कि मरेंगे? आज जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, ये सबसे जरूरी है रिपोर्ट, जिसके अंदर 50% जब तक लागत के ऊपर नहीं दिया जाएगा। आज मोदी जी ये कहते हैं 2022 तक मैं किसान की आमदनी दुगनी करूंगा। आमदनी है ही नहीं, दुगनी किस चीज की करेगा किसान की? आज जो स्वामीनाथन रिपोर्ट ये कहती है खेती घाटे का सौदा है, इसलिए 40% किसान खेती छोड़ना चाह रहे हैं। तो पहले खेती को प्रॉफिटेबल बनाया जाए, लाभकारी बनाया जाए, उसके बाद उस लाभ को दुगना करने की बात करें मोदी जी। मोदी जी ने यह कहा था 50% मैं बढ़ाऊंगा, तो आज गेहूं के ऊपर कितने बढ़ाए? 2013 के अंदर गेहूं बिकी 1550 रुपए क्विंटल और 2015 के अंदर बिकी 1450 रुपए, देखो 100 रुपए कम। और 2016 के अंदर बिकेगी 1525 रुपए, 25 रुपए कम। 325 रुपए राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर बोनस दे तो हम मानेंगे 100 रुपए प्रति वर्ष। क्या किसान को 100 रुपए प्रति वर्ष भी बढ़ता हुआ नहीं दोगे? मतलब इससे बड़ी किसान जहां पर हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है, 100 रुपए भी नहीं बढ़ाओगे क्या किसान के लिए? इसके अंदर 325 रुपए। आज अगर कोई सरकार नाम की चीज है तो मैं सबसे हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है हमारी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कि किसान के आंसू पूछने के लिए 325 रुपए क्विंटल उसे तुरंत प्रभाव से, और ये समझ लो कि ये एक धर्म का काम है, इनको दे दो, नहीं तो मर जाएंगे ये लोग। जब हम लोग बात करते हैं जी कि रूरल डेवलपमेंट की, चाहे वो फसल बीमा योजना है, चाहे ग्राम सड़क योजना है, आप कहते हैं कि ऐसी किसी स्कीम से किसानों को फायदा नहीं होगा, पर आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा फारफेस्ट है जी? फायदा तो होगा, कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा। फायदा क्या है? फायदा तो पैसे के तौर पे उनको चाहिए। पैसा जब नहीं मिलेगा तो रोड पे चल लो और से मिट्टी पे चल लो, जब उनके पास कुछ है ही नहीं। ये चीजें तो बाद की है। सबसे पहला जो कदम है वो ये है कि किसान के ऊपर जो 10 लाख करोड़ का कर्जा है, जो किसान 1 लाख करोड़ रुपए साल का ब्याज देता है, सबसे पहले तो उनका ब्याज माफ होना चाहिए
उसके बाद में जो प्राकृतिक आपदा का मुआवजा उनको तुरंत प्रभाव से मिलना चाहिए। गेहूं पे बोनस और न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं के ये मार्केट के हिसाब से तय होने चाहिए, महंगाई को जोड़ के तय होने चाहिए। आज जब कर्मचारियों को भत्ता दिया जा रहा है, महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, तो किसान को क्यों नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन जी एक तरफ हम लोग ये भी चर्चा करते हैं कि अब जो छोटे छोटे खेत रह गए हैं, देखिए परिवार बढ़ते गए हैं, एक भाई चार, उसके चार बेटे, चारों के आगे 8, 8 के 12, तो अब हर किसी के पास बहुत थोड़ी थोड़ी जमीन बची है। आपको लगता है ये छोटी जमीन में भी खेती करके कहीं ना कहीं किसान फायदा पहुंच सकता है, या एक हम लोगों को ज्वाइंट फार्मिंग वाले पॉइंट पर आना पड़ेगा? देखो, जो बात आप ज्वाइंट फार्मिंग की करें, ये कोई भी संभव योजना नहीं है। राजस्थान के अंदर 75% जमीन खाली पड़ी है। जो खाली पड़ी जमीन, जो डेजर्ट है, जो राजस्थान का 60% है, इस डेजर्ट के अंदर राजस्थान को यह मान लिया गया है कि राजस्थान में पानी की कमी है, जबकि ये केस नहीं है। राजस्थान के अंदर पंजाब और हरियाणा से ज्यादा बारिश होती है। 248 क्यूबिक किलोमीटर बारिश हमारे अरावली पर्वत के अंदर होती है, जो 92% बह के आप ये पहले भी कह चुके हैं कि इस पानी को हम लोग अगर संजोएं, इस पानी को अगर रोक पाए, तो ये हमारे पूरी खेती की प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो सकती हैं। 25% इस पानी का अगर हम इस्तेमाल करने लग जाएं, तो पूरा डेजर्ट ब्लूम हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, और किसान की आमदनी बढ़ेगी। बातों से कोई आमदनी नहीं बढ़ने वाली है। सही बात है। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, और एक बार किसानों से हटके मैं महिलाओं के मुद्दों पर आना चाहूंगी कि इस महिला दिवस गया है, हर साल की तरह आता है और जाता है, और जमींदार पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कि 50% सीट महिलाओं को देती है। तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी वापस आते हैं, कहीं जाना नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महिला सशक्तिकरण की बात सब लोग करते हैं, लेकिन जो सत्य है वो हम में से किसी से भी नहीं छुपा है, चाहे वो महिला जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो आम महिला हो, आपके और मेरी तरह। क्योंकि कह रहे थे जी 33% रिजर्वेशन आएगा तो अब हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन आप क्या कहते हैं? कौन कह रहा है भी 33%? 33% के लिए कांग्रेस कहती है, 33% के लिए बीजेपी कहती है। तो 33% बीजेपी या कांग्रेस या बीजेपी टिकटें दे देना 33% महिलाओं को, तो रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने देते, वो नहीं करते, ये नहीं करते, तो खुद बीजेपी ने एक मिनट, इन्हें कौन रोकता है? कौन रोकता है? मैं ये पूछ रहा हूं, 25 टिकटें एमपी की थी, एक टिकट महिला को दी, ठीक है। कांग्रेस ने 2 टिकट महिलाओं को दी। क्या ये महिलाओं के साथ में भद्दा मजाक नहीं है? बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट में 25 जज हैं, एक महिला जज है। राजस्थान के अंदर 28 जज हैं, 3 महिलाएं जज हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हालत महिलाओं की है क्या? अब बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर है कि सभी उपखंडों के ऊपर एक महिला कॉलेज बनाया जाएगा। देख लो आप, बिल्कुल है। 289 उपखंड है, और 248 में कोई महिला कॉलेज नहीं है। अब बानसूर एक विधानसभा क्षेत्र है, अलवर जिले के अंदर है, उसके अंदर तो कोई कॉलेज ही नहीं है, और वहां पे 2 साल से कॉलेज के बच्चे धरना दे बैठे हैं। तो जब तक एजुकेशन का सिस्टम सही नहीं होगा और गरीबी को खत्म करने की जो नारे लगाए जाएंगे, नारों से कुछ नहीं होगा। गरीबी का मूल कारण है महत्वाकांक्षा की कमी, और महत्वाकांक्षी आदमी जब होगा जब उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज उनको देने पड़ेंगे, प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल शिक्षा का महत्व तो हम लोग सब, बिल्कुल इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं अग्रवाल साहब। एक और चीज में जिसमें हम लोग हारते से जा रहे हैं जिस लड़ाई को, वो है कि बच्चों में कुपोषण की। क्योंकि जो बच्चा कुपोषित है, देखिए उसका मानसिक विकास भी उस तरीके से नहीं होता जैसे एक स्वस्थ बच्चे का होता है। तो कुपोषण की लड़ाई, अब कह रहे हैं जी फोर्टिफिकेशन, आटा भी शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं जैसे भाई थोड़ी जगह तो मतलब अब हो रहा है शुरू, आयरन वगैरह उसमें देंगे, इससे कहीं आगे चल के फर्क पड़ेगा? देखो, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि 44% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ये 2013 की बात कर रहा हूं मैं।
आज के दिन अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर आया कि 49 कुपोषण बढ़ चुका है। अभी आया बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर कितने बच्चे मरे हैं अभी कुपोषण से। 49% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। आटा फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हो आप, आयरन फोर्टिफिकेशन की, ये सब फर्जी है। गंगानगर की वापस बात करते हैं, क्योंकि गंगानगर की विधायक कामिनी जी पीछे कलेक्टर के पास भारत स्वच्छ अभियान को लेकर खासी परेशान हुई गई। उनके पास क्या प्रॉब्लम है जी गंगानगर? देखो, गंगानगर की प्रॉब्लम क्या है, गंगानगर के लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। वो एक जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको बनाने के लिए अभी पहले प्रोफेसर केदार जी को बनाते थे, और फिर कोई ऐसा आदमी आया नहीं तो उन्होंने राधे श्याम जी के ऊपर दाव लगा दिया, जो गंगानगर का कोई भी भाग्य नहीं बदल सके। अब कामनी जिंदल जो एक पढ़ी लिखी महिला है, उसके ऊपर लोगों ने दाव लगाया। अभी प्रणामी जी जाके आए हैं, अशोक प्रणामी जी ने कहा लोगों को कि गंगानगर, लोगों ने कहा गंगानगर को बजट दो। उन्होंने कहा हम क्यों बजट दें, क्योंकि आपने बीजेपी को नहीं जिताया। तो इन लोगों का, जैसे प्रणामी जी का, लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। नहीं जी, देखिए बजट भी देना चाहिए और काम भी होना चाहिए। गंगानगर राजस्थान का हिस्सा है ना, कोई भी जीता तो हो। अभी क्या प्रणामी जी को मैप ला के दिखाएं कि भी ये गंगानगर राजस्थान में है? क्या जो सीएम वसुंधरा जी हैं वो झालावाड़ की हैं अकेले, वो राजस्थान की है, और गंगानगर राजस्थान के हिस्से में है। गंगानगर को विस्थापित नहीं समझे, और गंगानगर की जनता के साथ जो आज भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है, ये भेदभावपूर्ण व्यवहार का नतीजा आने वाले समय में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। मैं आपको ये कह रहा हूं, और हमारी लड़ाई गंगानगर के लिए, गंगानगर के विकास के लिए, गंगानगर की सफाई के लिए हमारी जारी रहेगी। और प्रणामी जी ये कहते हैं ना भी बीजेपी को क्यों नहीं जिताया, तो जब कांग्रेस को हराया था, जब बीजेपी को जिताया था, तब कौन से तीर मारे थे इन्होंने? चलिए, हम तो भी कार्यक्रम का समय हो चला है और हम आपको यही कहेंगे कि गंगानगर के विकास के लिए, सफाई के लिए, हर चीज के लिए आपको शुभकामनाएं। गंगानगर का संपूर्ण विकास हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। नमस्कार। तो ये था आमने सामने बीडी अग्रवाल जी के साथ। अगले सप्ताह हम फिर होंगे आपके बीच। तब तक जय हिंद।